अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो पिछले महीने उन्होंने दी थी कि 12 जुलाई के फ़ैसले पे अमल दरामद पे उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि 41 जो लोग जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिले थे पीटीआई के और जो आज़ाद थे, उनको पीटीआई में कैसे हम यानी उनकी कंफर्मेशन कैसे की जाए, क्योंकि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो तो अभी कंफर्म हुई नहीं, तो किसको अब हम करें। यानी आधा फैसला आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन 41 जो आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल थे, यानी कुल जो है वो 39 को पीटीआई में शामिल जिनके सर्टिफिकेट थे उनको तो पीटीआई का यानी लिस्ट जारी कर दी गई। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे, जो उससे पहले आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, और याद रखें आज़ाद ये क्यों लड़े थे, 8 फरवरी के इलेक्शन के हालात और पिक्यूलर सर्कमस्टांसेस देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो आज़ाद क्यों थे। और सर्टिफिकेट अगर उन्हें मिल जाता तो वो सर्टिफिकेट भी दे देते, लेकिन उनको मैंडेट तो पीटीआई का मिला हुआ था। लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए सारे 80 से ज़ायद, तो उन लोगों को जिनके नॉमिनेशन पेपर आज़ाद थे तो उनको 41 लोगों को अब उन पे ये था कि जी उनको कैसे हम पीटीआई में शामिल करें। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्ट्रांग किस्म की क्लैरिफिकेशन दी है 8 जजेस की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का आप सब कह सकते हैं कि 8 जजेस मीन के मेजॉरिटी जजेस, और मेजॉरिटी जजेस ने बड़ी स्ट्रांग इलेक्शन कमीशन को एक तो क्वेश्चन किया है कि इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है और अपनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। और बज़ाहिर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को ये एक फ़ैसला भी, अगर उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कंप्लेंट पेंड यानी है उसमें ये चीज़ भी आएगी कि जो फ़ैसला वो अमल दरामद के लिए डिले कर रहे हैं। और सबको मालूम है कि जो है वो जो डिले है उसकी वजह क्या है। तो इलेक्शन जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह इस जो है वो 8 जजेस को वो लीड कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये बड़ा वादे आया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फैसला था उसमें बड़ा वादे था कि ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं। आपने तो एक यानी एक क्लरिकल काम यानी लिस्ट जारी करनी थी और दे आर डीम टू बी, और इसका और वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पज़ के लिए वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। ये बड़ा वाज़े हो गया। और हमारे दोस्त कई दफ़ा यानी मतियुल्लाह जान साहब से जब बात होती थी तो वो भी यही कहते थे कि उस शार्ट आर्डर जो 12 जुलाई का है उसकी वर्डिंग पढ़ें और पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ें, तो उसमें बड़ा वाज़े कह दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं ये पीटीआई का कैंडिडेट है, ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं। इनको सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट जारी करनी है, एक फॉर्मेलिटी करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज़ाद रह गए हैं तो उनको तोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए उनसे जो वोट लिया जाए। तो खैर जो आज इलेक्शन 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, और उसमें यह भी आया गया है कि आप कह रहे हैं कि जी हम किस से कॉरस्पॉन्डेंस लें, किस से कन्फर्मेशन लें। ये आपके ख़त माजी में जिस तरह पीटीआई ने भी अपनी दरख्वास्त में कहा कि बैरिस्टर गौर और उमर अयूब को ये एड्रेस करते रहें, और डिफेक्टो और डिजोरो का भी जिक्र हुआ कि उस सूरत हाल को भी इलेक्शन कमीशन को देखे। और बज़ाहिर उन्होंने कहा कि ये डिले डेलिबरेटली की गई डिले टैक्टिस, और ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी चार्जशीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि जो उन्होंने 12 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। और उसका ये हो रहा था कि अब हुकूमत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रही है और जुडिशल पैकेज पे बहुत से लोग कहते हैं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक करेगा, और उसमें नंबर ज़ाहिर बात है पूरे नहीं है। इवन मौलाना फजल रहमान भी मिल जाएँ तो 2-3 MNA नेशनल असम्बली में मसला आएगा, सेनेट में भी मौलाना साहब मिले तो फिर भी 2-3 का मसला आएगा। अब ये हो गया है कि जो ये पीटीआई के लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे और कहा जा रहा था कि 5-6 लोगों को तोड़ दिया हुकूमत ने, अब वो सारी एक्सरसाइज, सारी मेहनत जो थी वो रायगां चली गई है। क्योंकि ये लोग जो हैं 63A में जो रिसेंट जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट है उसके मुताबिक ये है कि 63A में वोट काउंट नहीं होता। कोई भी लॉ मेकर जो है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी यानी पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ जाए। तो अब ये है कि बड़ा वाज़ेह है कि अब जो बैरिस्टर गौर हैं पीटीआई है उनकी तरफ से एक डायरेक्शन आ जाएगी, और उसके बाद अब बड़ा वाज़ेह हो जाएगा 63A के मुताबिक जो पीटीआई का कैंडिडेट अब कहें कि फ्लोर क्रॉसिंग और करके वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सपोर्ट करेगा तो उस पर 63A अप्लाई होएगा, वो नैल भी होगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा।
तो अब देखना है कि 213 बताया जा रहा था कि कल के MNA को शामिल करके हुकूमत की कुल टोटल स्ट्रेंथ बनती है, उनको 224 चाहिए। 213 और 8 मौलाना फजल रहमान के मिल जाते हैं तो 221 हो जाते हैं। तो अब 221 में अब देखना है कि 224 चाहिए या 25 चाहिए, तो ये 3-4 MNA कहाँ से आएंगे, किस तरफ से आएंगे, क्योंकि अब ये सारे या वादुल मुस्लिमीन या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या PTI, ये तो सारा PTI का है। इनकी तरफ से जब डायरेक्शन चली जाएगी तो कोई भी वोट नहीं दे सकता। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रास्ता फ़िलहाल तो रुक गया है। अब देखते हैं कि हुकूमत अपनी तरफ से क्या चाल चलती है। और ये अगर आप देखें तो 12 जुलाई का फ़ैसला, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI का कैंडिडेट मैंडेट था, PTI को मिलना था। उसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ये थी जो हुकूमत और कुछ हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली अदलिया के अंदर भी एक पूरा सिलसिला था कि जी हम एक जुडिशल पैकेज लाएँ अदलिया को कंट्रोल करने के हवाले से, और ये था कि जी 3 साल हर जज को दिए जा रहे हैं। उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसा को जो 3 साल मिलते, उनकी सरबराही में अदलिया में 14-15 जजेस, ज़ाहिर बात है वो उनके लिए मसाइल तो थे जो इस वक्त वोकल हैं, जो इस वक्त सवाल उठा रहे हैं। तो सारा कुछ था। मेरा ख्याल है कि इन 8 जजेस ने ये डिसाइड किया है कि जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है तो आप PTI के साथ मिल कर के जुडिशल पैकेज ले आएँ। अगर आपने करनी है तो आप जो है वो यानी लीगल तरीके से नंबर पूरे करें। लेकिन अब PTI का मैंडेट है, PTI के मैंडेट को तोड़ के 63A की वायलेशन में तो ये नहीं हो सकता। और अब मेरा ख्याल है इस क्लैरिफिकेशन 4 पेजेस की, अब बहुत से लोग कहते हैं जी कि ये आर्डर कैसे हो गया, ये तो एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी हो गया, ये हो गया। लेकिन जो कुछ हो रहा है अगर आप देखें, दूसरी तरफ देखें ना क्या हो रहा है। 13 जनवरी का फैसला आता है चीफ जस्टिस काजी फैसा की सरबराही में। बड़ा वाज़ेह उस फैसले का मकसद ये है कि एक पार्टी को प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर दिया जाता है इलेक्शन प्रोसेस से। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो है वो PTI पीछे हट जाती है, उनको कोई रैली कुछ भी हालात जो उनके थे। अब चीफ जस्टिस काजी फैसा के 13 जनवरी फैसले के खिलाफ रिव्यू आता है, वो टेकअप नहीं होता। PTI को 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये इनलिस्टेड पार्टी है, अगर इनको सिंबल नहीं मिला 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ हवाले से के मुताबिक, लेकिन ये PTI जो है ये यानी इनलिस्टेड पार्टी है पार्लिमानी। तो ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट भी, चीफ जस्टिस भी, काजी फैसा भी खामोश रहे। रिव्यू अभी तक 13 जनवरी पे खामोश है, यानी पेंडिंग है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ कि अगर 13 जनवरी का फैसला ना होता, इलेक्शन ठीक होते, फेयर होता, मे बी नून लीग को ज़्यादा फ़ायदा होता, मे बी पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होता, विक्टिम कार्ड में भी PTI को ना मिलता। लोगों ने ढूंढ के सिंबल निशानात लेके PTI के जो बैक कैंडिडेट थे उनको वोट दिए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप देखते हैं कि जो है वो बज़ाहिर ये लगता है कि अब जो प्लानिंग थी वो थी जुडिशल पैकेज, या जो अदलिया के हवाले से जो प्लानिंग थी, जो बताया जा रहा है बंदियाल साहब के दौर से भी एक ड्राफ्ट तैयार था, या उस वक्त कुछ प्राइवेट वकीलों ने किए थे, और वो तो अब ये था कि उसको कैसे कीजिए। उसके लिए अब मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी जाती, और ये तकरीबन 78 सीटें दूसरों को माले गनीमत में तकसीम की जाती। सुप्रीम कोर्ट उस पर भी खामोश। फिर क्या होता है, फिर चीफ जस्टिस काजी फैसा रिकाउंटिंग में 3 जो हैं वो PTI के MNAs को जो हैं वो नून लीग की विक्ट्री उनको माले, यानी वो जो रिकाउंटिंग होती है उसको वो चीफ जस्टिस काजी फैसा के फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सेटिस्फाइड होता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहेल्ड होता है, और 3 सीटें नून लीग को अभी महीना पहले मिल जाती हैं जो सीटें PTI की थी। उससे आप देखें ना अब नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। जब 3 सीटें चीफ जस्टिस काजी फैसा के फैसले से 3 MNA बनते हैं, उससे आप अंदाज़ा लाएँ। फिर पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग रोक दी जाती है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो मुबारक सानी में क्या अब जो जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, फिर चैम्बर में और उलमा के साथ मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पूरा एक बैकग्राउंड है। तो अब ये देखें कि दूसरी तरफ जो जजेस हैं वो क्या चाह रहे हैं। वो 6 जजेस के ख़त पे उनका एक व्यू है कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर किया जाए, हमें जुडिशरी ना प्रो PTI हो ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, लेकिन एक इंडिपेंडेंस को तो सिक्योर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस काजी फैसा ने, उस ख़त पे बज़ाहिर ये लगा कि वो समझे कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है। उस ख़त पे जो आप देखते हैं कि जो अगर वो उस वक्त एक डेटरेंस बन जाता तो ये सूरत हाल ना थी।
फिर आप देखते हैं कि इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस काजी फैसा इस जुडिशरी के सरबराह होते हैं, इमरान खान को 3 सज़ाएँ होती हैं, वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं होता, वो चीज़ें कहाँ, कौन उसका जवाब दे होगा, और वो सारी सज़ाएँ कुछ सस्पेंड हो जाती हैं। साइफ़र जो सबसे मजबूत केस है, वो आपने देखा कि वो साइफ़र जो है वो उसमें उनको एक्विटल हो जाती है। उसके बाद आप कई चीज़ें आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चली, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की बहुत सारी पिटीशन जो हैं वो सिविल लिबर्टीज़ की 9 मई की बेल के हवाले से, वो सारे मामला भी अभी पेंडिंग हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो ये 8 जजेस का जो क्लैरिफिकेशन है, ये वाज़ेह पैगाम है हुकूमत को कि जी नो मोर जुडिशल पैकेज। अगर अब भी हुकूमत इस तरफ जाएगी तो बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने अभी भी अपने पास एक कार्ड रखा है, वो है डिटेल जजमेंट का, और डिटेल जजमेंट में वो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस का एलिब्रेट करेंगे 8 जजेस के पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस क्या थे जिनकी वजह से फैक्ट्स एंड लॉ पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट रहा है उससे बगैर ये देखें। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी गलत एडवाइस दी जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट को भी। मेरा नहीं ख्याल था कि जो जजेस हैं वो इस हद तक जाएंगे, लेकिन बगैर ये लग रहा है कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी जुडिशरी उन्होंने ओथ लिया हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि वो जो है वो इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज़ करके इदारे को और अपनी नौकरियों जिसे बचाने के लिए वो सरनगू खम हो जाए। तो वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपनी जो एक इस वक्त एक वैध इदारा है जो थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहा है, जैसे कि आपको पता है बाहर खामोश है, मीडिया में भी जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, सियासी जमातें वो आपके सामने है कि पीटीआई इमरान खान की नफरत में कहाँ पहुँच चुकी हैं, ऐसी जमातें जिनका क्रीडेंशियल बड़े ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ पीटीआई है, उनके पास माजरत के साथ कोई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। तो ये वो सारी सूरत हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो अब ये जो जजमेंट आई है और पैराग्राफ नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि ये दे आर डीम्ड टू बी पीटीआई कैंडिडेट और पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के हैं, आप लिस्ट जारी करें, इलेक्शन कमीशन ना करे। अब इसके बाद स्पीकर कम अज़ कम इनके वोट काउंट नहीं कर सकता। जो ये बताया जा रहा था कि 5-6 बंदे जो आज़ाद सो कार्ड थे और उनको अब उनकी वो वोट काउंट हो जाएंगे, वो अब नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं कि हुकूमत के अब बाल उनके कोर्ट में है कि हुकूमत क्या करती है, क्या इससे जो है वो हुकूमत को जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो चीफ जस्टिस काजी फैसा के साथ है। हुकूमत अगर चीफ जस्टिस काजी फैसा इस मामले में मेजॉरिटी जजेस को अगर आप देखते हैं कि 12 जुलाई को फैसला आता है, 16 को नून लीग रिव्यू फाइल करती है, 18 को चीफ जस्टिस काजी फैसा कहते हैं रिव्यू लगाएं, फिर वो उसकी डिसेंटिंग नोट लिखते हैं और उसके बाद आपने देखा होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। वो 2 जजेस कहते हैं नहीं, डिटेल जजमेंट जब आएगी और शार्ट यानी जजेस जब आएंगे उस वक्त रिव्यू लगेगा। अब लोग कह रहे हैं जी रिव्यू क्यों नहीं लग रहा, तो मेरा ख्याल है रिव्यू भी लग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी एक बाइट यानी वो भी जो जजमेंट डिले है उसकी मेन वजह यही है कि जो इस वक्त हुकूमत कर रही है जो भी, और उसमें एक पूरा वो भी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। इधर से चीफ जस्टिस काजी फैसा ने जो ऐसे मैंने बताया 13 जनवरी के बाद जितने फैसले हैं वो चीज़ें भी आपके सामने हैं। तो अब देखते हैं कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन इस वक्त बात बड़ी वाज़ेह है कि जुडिशल पैकेज क्यों, किस चक्कर में, किस वजह से, क्यों कटेल इंडिपेंडेंस को किया जा रहा है, क्या वजह है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस चीज़ से देखना अदराक करना चाहिए इस फैसले के बाद, और हुकूमत को अच्छे तलक़ात जुडिशरी से करने चाहिए। अब मज़ीद हुकूमत मूव करेगी तो डिटेल जजमेंट आएगी। अब इसमें यही होगा कि जजेस को या तो आप घर भेजें, कैसे भेजेंगे घर, वो भी बड़ा मसला है, किस तरह करेंगे। अभी ये जो आज फैसला है इसका हाई कोर्ट पे बड़ा असर पड़ेगा, लोअर जुडिशरी पे बड़ा असर पड़ेगा। जो पूरा एक प्रेशर बना हुआ था हुकूमत ने 1 महीने से बनाया कि बंदों को पकड़ धकड़, वो सारी आज के एक्सप्लेनेशन के बाद वो काफ़ी जो है वो रुक गई है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसा इसके बाद क्या मूव करते हैं, क्योंकि वो भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो प्राइमरी पार्टी हुकूमत नहीं है, काजी साहब हैं। अब देखते हैं कि वो क्या इस मामले पे करते हैं। मे बी शाम तक वो भी कोई नोट या कोई चीज़ आ जाए, या वो कहें कि रिव्यू जल्दी लगाएं। लेकिन रिव्यू जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि 8 जजेस ने अगर ये फैसला ये जो इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन पे फैसला किया तो ये रिव्यू में भी यही फैसला होगा, बड़ा क्लियर हो गया है। और बड़ी वाज़ेह हुकूमत को बात समझ आनी चाहिए, वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा इदारे को, जजेस को साथ नहीं लेके जा पा रहे या फेल हो चुके हैं। अगर वो अपने इदारे अपने सारे जजेस को साथ लेते तो कोई नहीं था, ये कम अज़ कम
ये मेजॉरिटी जजेस इस वक्त काजी साहब को कम से कम इस एप्लीकेशन पे साइन न करते, जिन जजेस पे बहुत मेहनत हो रही थी वो भी ना करते। इससे बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फैसल की 3 साल की एक्सटेंशन या 3 साल का उन पे ओहदे पे रहना, वो उस पर भी जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो कोई मुतमईन नहीं नज़र आ रहे। और देखते हैं अब हुकूमत लीगल तरीके से मौलाना फजल रहमान अब इसके बाद क्या मूव करते हैं, वो अपना क्या प्लान बनाते हैं। मौलाना साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमने एक्सटेंशन नहीं चाहेंगे, लेकिन हुकूमती लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हैं वो वोट देंगे, और लेकिन मौलाना साहब और हुकूमत मिला के भी अब वोट नहीं पूरे। हालांकि वोट देखे ना, रिकाउंटिंग में 3 आ गए, जिस तरीके से सारा कुछ हुआ फिर भी नहीं हो रहा। तो देखते हैं हालात क्या बनते हैं। बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि हुकूमत जो आज का इजलास हफ्ते वाले दिन अमूमन नहीं होता और कल भी इजलास, अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर पाएगी, जुडिशल पैकेज आएगा, अगर इन वायलेशन होगा तो उसका क्या फेट होगा। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।